आज हम कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र अध्याय 2 मुद्रा एवं साख पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम साख के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मुद्रा के विषय में अध्ययन कर लिया था, हम अब आज साख के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साख किसे कहेंगे, ठीक है। तो हम अपनी आवश्यकताओं की अनेक वस्तुओं को खरीदने के लिए, है ना, प्रायः क्या करते हैं, सामान खरीदने के लिए, है ना, अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदने के लिए अपने पास रखे रुपयों से, है ना, हम वस्तुओं को खरीदते हैं, ठीक है। तो कई बार हमें, है ना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, किसी वस्तु खरीदने के लिए हमारे पास, है ना, धन की कमी हो जाती है, तो हमें ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाता है ना, धार या ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने परिचित, है ना, परिचित हो गया या व्यापारी हो गया या फिर ऋण देने वाली संस्था होती है जैसे बैंक या वित्तीय संस्था है, इससे हम उधार प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बैंक या कोई व्यक्ति या फिर हम किसी संस्था से जब हम ऋण लेते हैं तो क्या करता है, हमारी वित्तीय क्षमता का आकलन कर लेता है, ठीक है। कि हमारी मतलब वित्तीय क्षमता कितनी है इसका वो पहले पता कर लेता है, उसके बाद ही हमें वो उधार या ऋण प्रदान करता है ना। तो जिन्हें हम क्या करते हैं, कुछ समय बाद हमें मतलब वो जो ऋण है उसको ब्याज सहित हमें लौटाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें कई बार व्यापारी जो होते हैं वो हमें कई बार मतलब कहा जाए कि पैसे चुकाने के लिए समय देते हैं, ठीक है, कि आपको इतने समय में मेरा पैसा जो है मैं जो धार दे रहा हूँ उसको आपको वापस करना पड़ेगा, है ना। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को, है ना, इन ऋण संबंधी परिस्थिति या, है ना, को इसी को हम साख कहते हैं, ठीक है। इसी को साख कहा जाता है। ये जो साख होती है वो हमारी जो वर्तमान की आवश्यकता है और भविष्य की जो आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करने में हमें सहायता प्रदान करती है ना। ये हमारी तत्कालीन क्रय क्षमता होती है, उसको, है ना, तत्कालीन जो क्रय क्षमता है तो खरीदने की क्षमता में वो वृद्धि करती है ना। वही बैंक या फिर व्यक्ति हमें ऋण देता है, उसके बदले में हमें उसको, है ना, ब्याज देना पड़ता है, तो उसको इससे ब्याज मिलता है। तो यह ब्याज हम बैंक के पैसों का उपयोग करने के बदले में किराए की तरह कुछ समय के अंतराल में मूल राशि के साथ हम उसको चुकाते हैं, ठीक है। जो राशि हम उधार में लेते हैं ना, किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से, व्यापारी से लेते हैं, उसको हम ब्याज सहित कुछ समय बाद उसको लौटाते हैं। तो इस तरह की संस्था या व्यक्ति के उधार से जहाँ व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की चीज़ें मिल जाती है ना, वही दुकानदार की जो कुछ चीज़ें होती है ना, वो बिक जाती है। बाजार में ग्राहकों को ऋण सुविधा प्रदान करता है ना, तो ऋण सुविधा प्रदान करने पर भी वो सामग्री बिक जाती है। ये व्यवस्था जो है ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए तत्कालीन उनके हित के लिए, है ना, सहायक होती है। आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सुरेश है, एक व्यक्ति है, ठीक है, कामकाजी व्यक्ति है, उसे हर महीने का उसको मासिक नियमित उसको वेतन प्राप्त होता है ना। वह अपनी सीमित आय, जो उसकी सीमित आय है, उससे अपने लिए एक आवास भी नहीं बनवा पाता है, ठीक है। सुरेश एक कामकाजी व्यक्ति है, उसको मतलब हर महीने उसको वेतन मिलता है, लेकिन उसकी वेतन सीमित है, जिस कारण से वो आवास बनाना चाहता है लेकिन वो बना नहीं पाता है। उसे आवास ऋण से अपना मकान बनाने के लिए, है ना, कुछ शर्तों पर उसको ऋण प्राप्त हो जाता है। तो सुरेश द्वारा बैंक से ऋण लेकर मकान बनाने के कारण मकान से जुड़े जैसे लोगों जैसे भवन निर्माण सामग्री विक्रेता है, कारीगर है, सभी की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री बढ़ती है। इससे समग्र रूप में आय स्तर में वृद्धि होती है ना। सुरेश का नवनिर्मित मकान जो है बैंक या ऋणदाता के पास बंधक के रूप में रहता है, जिसे वह ऋण की राशि ब्याज सहित चुकाने पर 10 वर्ष बाद बंधक मुक्त कर पाता है। तो प्रायः सभी प्रकार के ऋण नकद या संपत्तियों को बंधक रखने पर ही प्राप्त हो पाती है ना। तो यहाँ ऋण सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ऋण की सुविधा एक और हमें अपनी आवश्यकता है आय संपत्तियों में वृद्धि के अवसर प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर वह कई लोगों को ऋण के बोझ में भी जकड़ लेते हैं ना। इससे जो लोग है वो उधार या ऋण के बोझ से वो दब जाता है। हम और एक उदाहरण देखते हैं। एक छोटी किसान स्वप्ना, है ना, अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है, ठीक है। स्वप्ना एक किसान है, उसके पास 3 एकड़ जमीन है, उस पर वो मूंगफली उगाती है, इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर वो कर्ज जो है वो चुका देगी। खेती के खर्चों के लिए वह साहूकार से ऋण लेती है, लेकिन कीटों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है ना। खेतों में कीट लग जाती है, जिस कारण से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है।
तो स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयों को छिड़कती है ना, जिससे उसको जो खेती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कीट जो है वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो साहूकार को जो पैसा है वो लौटाने में वो असफल रहती है, और साल के अंदर तक जो ऋण है ना वो एक बड़ी रकम के रूप में बदल जाती है, मतलब वो उसका ऋण क्या है बढ़ जाता है ना। तो अगले साल स्वप्ना खेती के लिए वो दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती है कि वो अपना ऋण जो लिया है उसको वापस कर सके। तो वह कर्ज के जाल में फंस जाती है। उसे ऋण को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का जो कुछ हिस्सा है वो बेचना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने के कारण उसकी ऋण अदायगी जो है ना वो ऋण को चुका नहीं पाई, तो उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ जो हिस्सा है उसको बेचना पड़ा। तो इस प्रकार देखते हैं कि स्वप्ना ने अपने आय बढ़ाने के लिए है ना, आय के स्रोत जो फसल के माध्यम से बढ़ाने के लिए उन्होंने ऋण लिया था। ठीक है, लेकिन ऋण के जाल में वो ऐसे फंस गई कि उसको अपनी ज़मीन का ना हिस्सा उसको बेचना पड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऋण का है वहाँ पर है ना नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है ना। पहले उदाहरण हमने देखा था है ना सुरेश का है ना, जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था ऋण का, और यहाँ पर स्वप्ना का जो है ना उदाहरण देखे यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव में देखने को मिला। इस प्रकार ऋण जो है एक प्रकार से कहा जाए हमारे है ना तात्कालिक जो हमारे जो आय होती है उसको बढ़ाने के लिए सहायक भी होता है, लेकिन वो है ना और एक प्रकार से देखेंगे तो वो क्या है व्यक्ति को है ना कर्ज के जाल में फंसा भी देती है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।